गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2019 से कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो जिसकी वजह से पढ़ाई में काफ़ी अवरुद्ध दिक्कतें ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। तो जो स्टडी का प्रोग्राम चला है वो अब किस हिसाब से चलेगा, वो ऑनलाइन चलेगा। तो उसी हिसाब से मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को कि वो प्रत्येक सब्जेक्ट में काफ़ी पीछे चले गए, और उसका रीज़न और कारण वो एकमात्र यही है कि जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई है, निरंतर कंटिन्यूटी नहीं बन पाई है। तो इसी चीज़ को सुचारू रूप से करने के लिए अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक है ये कहाँ तक जाएगा ये तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसके लिए जो कंटिन्यूटी बनानी है तो वो वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीके से, जैसे ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता है, वैसे वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ रिटर्न में लिख करके फिर जैसे ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता है वैसे वीडियो में समझाया जाएगा, और लास्ट में आपको फिर होमवर्क दिया जाएगा जो आपको नोटबुक में करना है। और फिर उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोटबुक आपकी चेक होगी, जो आपके घर से ले जाई जाएगी, वो आपको हर फ्राइडे को ही रहेगा, और सैटरडे को आपका उस टॉपिक का पेपर होगा। तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इस समय, वो इंग्लिश का है। और इसमें जो टॉपिक है वो है आपका प्रोनाउन चार्ट। यानी कि आज अपन छोटी से छोटी क्लास में भी चले जाते हैं तो आप लोगों को मैंने देखा है आप लोगों के अंदर कि आपको सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोसेसिव केस किस तरीके से काम करता है, रिफ्लेक्सिव केस कैसे काम करता है इंग्लिश के अंदर, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया जो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, जो हर क्लास के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी एक छोटा सा टेंस बनाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ ही मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर समझने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी कि हम इस समय इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, और इसका जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन चार्ट। यानी कि कोई भी टेंस आप बनाते हो इंग्लिश में, कोई भी छोटे से छोटा फ्रेज बोल लीजिए या सेंटेंस बोल लीजिए, या कुछ भी आप एक छोटा सा शब्द भी अगर बोलते हैं तो उन चीज़ों में, वर्ड भी अगर हम बोलते हैं तो उन सब में किसकी ज़रूरत होती है? इन प्रोनाउन चार्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा हुआ है, फिर यू लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, दे, सी, ही, इट, और ऑब्जेक्ट में मी, यू, अस, देम, हर, हिम, इट। और इसी के आगे अगर हम देखें तो पोसेसिव केस आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है माई, योर, आवर, दियर, हर, हिज, इट्स। और रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ। तो ये सभी चीज़ें, यानी कि ये सभी वर्ड जो हैं ये आपके सेंटेंस बोलने में काफ़ी उपयोगी होते हैं, और इनके बिना हम इंग्लिश को पूरा नहीं कर सकते। तो इन्हीं को समझना है कि आखिरकार ये कहाँ तो प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इनका मतलब क्या है हिंदी में, ये सब लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिरकार इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आ रहा है? तो सब्जेक्ट में आ रहा है आई, यू, वी, दे, सी, ही और इट आ रहा है। अब इनके सामने इनके मीनिंग लिखे हुए हैं कि अगर ये शब्द आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, तो इनके मीनिंग क्या होता है? तो इनके मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आई का मीनिंग हो जाता है मैं और मैंने। फिर यू के मीनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तुम और तुमने। वी का हम और हमने, दे का वे और उन्होंने, सी का वह और उसने। अब इसके नीचे एक ब्रैकेट में डाला हुआ है कि लड़की के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो सी वर्ड यूज़ किया जाता है ये आपका लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप वह शब्द बोलते हो तो वो आप किसके लिए बोल रहे हो? लड़की के लिए बोल रहे हो, तो आप सी यूज़ कर सकते हो। आप अगर उसने शब्द बोला तो वो आप लड़की के लिए यूज़ कर रहे हो तो सी बोल सकते हो। जैसे कि हम किसी लड़की को कहते हैं वह मेरे घर आती है, हम किसी सेंटेंस में ये कहते हैं किसी लड़की के लिए कि वह मेरे घर आती है, तो ये जो शब्द वह आया है, ये वह शब्द हम यूज़ अगर करेंगे इंग्लिश में तो उसके लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि हम उसको सी बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और या फिर मान लो उसके लिए हम ये ऐसे यूज़ करते हैं उसने मेरी मदद की, तो उसने मेरी मदद की का मतलब यानी कि आप अगर लड़की के लिए बोल रहे हो तो आपको इंग्लिश में उसने शब्द के लिए सी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ ही।
ही का मीनिंग भी यहाँ पे वह और उसमें सेम वैसा ही आ रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लड़के के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी लड़के के लिए कुछ बोल रहे हो, यानी कि वह मेरा भाई है, आप ऐसे बोल रहे हो कि वह मेरा भाई है, तो वो वह शब्द आप बोल रहे हो, ठीक है। ये जो शब्द है, या आप ये कहोगे वह मेरी हर समस्या में मदद करता है, तो वह मेरी हर समस्या में मदद करता है, तो ये जो वह शब्द है अगर वो लड़का है तो आप उस वह शब्द के लिए क्या बोलोगे, ही बोलोगे। या फिर आप ये बोल देते हो उसने मेरा होमवर्क किया, तो उसने मेरा होमवर्क किया अगर किसने किया, लड़के ने अगर किया है तो आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे हम चलते हैं, इट आ जाता है। तो इट में लिखा हुआ है यह और इसने, यानी कि इसके दो मीनिंग निकलते हैं, यह और इसने। तो ये जो यह और इसने आता है ये जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, यानी कि किसी जानवर के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि आप आपके घरों में काफ़ी एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पालते हैं, भैंस को, बफेलो को, काऊ को पालते हो, तो उन जानवरों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, इट यूज़ कर सकते हो। डॉग के लिए इट यूज़ कर सकते हो, किसी पक्षी बर्ड के लिए इट यूज़ कर सकते हो, जैसे क्रो है, क्रो के लिए इट यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यह और इसने अगर शब्द यूज़ कर रहे हो तो आप कोई जानवर है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज़। तो निर्जीव वस्तु कौन सी होती है, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इरेजर हुआ, टेबल हुआ, फैन हुआ, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। इनके लिए अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कुछ यूज़ करना चाहते हो तो वह आपका क्या होगा, इट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट भी रह जाता है, वो छोटा सा डाउट समझा देता हूँ। जैसे कि यह शब्द दिस के लिए भी आता है ना, दिस और दैट का प्रयोग हम कई बार करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें ध्यान ये रखने की बात है कि जो दिस शब्द होता है, जो दिस वर्ड होता है, वो आपको किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इट एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कैसे, जैसे कि आप किसी पेन को दिखाते हो, तो आप अगर ये बोलते हो दिस इज माई पेन, तो उसका मतलब होगा यह मेरा पेन है, यानी आप इशारा कर रहे हो कि यह मेरा पेन है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो इट इज ए पेन, दो सेंटेंस है, एक तो हो जाता है दिस इज ए पेन। तो देखो मैं राइट करके दिखाता हूं यहां पे आपको कि भाई मैं लिख रहा हूं यहां पे कि दिस इज ए पेन, तो यहां पे मैंने लिखा दिस इज ए पेन। तो यहां पे दिस इज ए पेन का मतलब हुआ यह एक पेन है, ये मतलब यह पेन है, यह एक पेन है, ठीक है। और अगर इस चीज को मैं यूज करता हूं इट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, तो इसका मीनिंग निकलेगा एक पेन है। किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज ए पेन, पेन है। तो वहां पे इट शब्द यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, और यहां पे लिखा हुआ है दिस इज ए पेन, तो इस दिस इज ए पेन का मतलब यह क्या है, तो हम यह सब दिखा रहे हैं, तो वो एक इशारा करने के लिए इशारा कर रहे हैं उसके ओर, यह एक पेन है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है मी, यू, अस, देम, हर, हिम, इट। तो अब इनके मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग में यहाँ पे मी का मीनिंग क्या हुआ, मुझे, यू का मीनिंग क्या हुआ, तुम्हें, अस का मीनिंग हुआ हमें, देम का हुआ उन्हें, हर का उसे, हिम का उसे, और इट का इसे। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वर्ड्स को यूज करते हो तो ये आ जाते हैं। और ये किससे रिलेशन रखते हैं, ये रिलेशन रखते हैं आई, यू, वी, दे, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेशन रखते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, जैसे कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं इस समय सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो मुझसे, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो तुम पर काम हो रहा है, तो यानी कि तुम हुए ऑब्जेक्ट। जिस पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, आप किसी पेज पे कुछ लिखते हो, तो लिखने वाले कौन है, आप लिख रहे हो, तो आप काम कर रहे हो, तो वो हुआ सब्जेक्ट। और लिख किसके ऊपर रहे हो, पेज के ऊपर, तो पेज के ऊपर लिख रहे हो, पेज पर काम हो रहा है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो
इनके अर्थ हुए आपके सामने लिखे हुए हैं। ऐसे इनमें हम सेंटेंसेस में इसको काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मी को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सेंटेंस ऐसे ले सकते हैं, तुम मुझे कब मिलोगे। तो हमने क्या कहा, तुम मुझे कब मिलोगे। तो ये जो मुझे शब्द है उससे तो मिला जाएगा, मिलने वाला कौन है, तुम है। यानी कि इसने कहा कि तुम मुझे कब मिलोगे, तो मिलने वाला तुम है और किसको मिलेगा, मुझे, यानी मुझको मिलेगा। तो वो मुझे शब्द क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट में रखा गया। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू एक ऐसा वर्ड है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि यू तुम और तुमने, और ऑब्जेक्ट में भी यू तुम्हें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में ही भी यू ही रहता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया। तो यानी कि जो शब्द सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, तो मैंने शब्द तो हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने देखो लिखा हुआ है मैं और मैंने, आई लिखा हुआ है, तो मैंने सब्जेक्ट हुआ, और तुम्हें कितनी बार बताया, तो ये जो तुम्हें शब्द है ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही अस की बात करें तो अस में है हमें। तो हमें का मतलब होता है वह हमें याद नहीं करता है। तो वह हमें याद नहीं करता का मतलब क्या हुआ है, याद करने वाला तो वह है, तो वो तो ही या सी हो सकता है, लेकिन यहां तो ही होगा क्योंकि लास्ट में देखो क्या है, करता है। वह हमें याद नहीं करता है, तो करता है शब्द है, इसका मतलब ही आएगा, लड़का है। अगर यहाँ पे ये आता वह हमें याद नहीं करती है तो वो लड़की हो जाती, तो हम सी यूज करते उस वह के लिए। ठीक है। और हमें शब्द हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है दैम। तो यहां पर देखो दैम का मतलब होता है उन्हें, और दैम में एक से ज्यादा हो जाता है, मतलब कई होते हैं। तुम्हें उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, तो तुम्हें उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, तो उन्हें का मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो तुम्हें तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि बताने वाला कौन है, तुम्हें है, और उन्हें शब्द जो हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये उन्हें ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर आ जाता है हर। तो ये हर किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए यूज होगा, कि सी का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सी सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वह उसे क्या पढ़ाता है। तो वह उसे क्या पढ़ाता है, तो अब देखो यहाँ पढ़ाता है सोच के ये मत सोच लेना कि भाई ये लड़का है या लड़की, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट के लिए है, पढ़ाने वाला पढ़ाता है, वह उसे क्या पढ़ाता है। तो वह ये जो शब्द आ रहा है ये तो सब्जेक्ट के लिए पढ़ाता यूज होगा, लेकिन उसे के लिए हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो लड़की है या लड़का। तो बोलने वाले को पता होता है वैसे तो अगर वो लड़की है तो हर लगा देंगे और लड़का है तो हिम लगा देंगे। जैसे कि आगे दिखा रखा है हिम उसे, इसमें भी सेम है, बस जो इंग्लिश में जो इसका वर्ड बन रहा है वो हिम बन रहा है, तो हिम हो गया उसे। अब आ जाता है इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। जैसे यू का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट होता है यू ही, वैसे ही इट अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होगा। तो इस इट को इसे शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे, तो यह और इसे, इसने इसका सब्जेक्ट के रूप में आता है और इसे इसका ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो इट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इट यूज करेंगे। जैसे कि हम किसी पक्षी के लिए या पेन के लिए या पशु के लिए या नॉन लिविंग थिंग कुछ भी है उसके लिए हम कुछ यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं वह इसे नहीं पुकारता है, तो वह इसे नहीं पुकारता है। तो इसे शब्द किसके लिए, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है या कोई जानवर है या कोई पक्षी है तो हम इट यूज करेंगे। तो वह इसे नहीं पुकारता, मान लो हम किसी पक्षियों की बात कर रहे हैं, 4-5 पक्षी है, उसमें से सबका नाम अलग अलग निकाल रखा हो मान लो उसने, किसी व्यक्ति ने, तो सबको नाम लेके बोल देता है, लेकिन एक पक्षी का वो नाम नहीं लेता है। तो हम उसके लिए बोल रहे हो कि वह इसे नहीं पुकारता है, तो वो इसे किसके लिए, उस पक्षी के लिए हो गया। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह उसे नहीं जानता है। मान लो किसी का पालतू कुत्ता है या कोई पशु है
या कोई नॉन लिविंग थिंग, बेंच है, फैन है, किसी भी है, तो हम उस वस्तु के बारे में कह रहे हैं या उस पशु के बारे में कह रहे हैं या उस पक्षी के बारे में कह रहे हैं कि वह इसे नहीं जानता है, यानी कि उसने इस चीज़ को कभी नहीं देखा, तो हम उस इसे शब्द के लिए इट का ही प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे पोसेसिव केस की, यानी कि जो पोसेसिव केस है वो कैसे प्रयोग होगा। तो पोसेसिव केस में देखो कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे मैंने माई लिखा, तो ये पोसेसिव केस किसका है? आई का है। भाई आई सब्जेक्ट है, शुरू में आया था, फिर मी उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और माई इसका क्या हो गया? पोसेसिव केस हो गया। तो ये जो माई शब्द है, इसमें देखो क्या मीनिंग निकल रहे हैं? मेरा, मेरी, मेरे, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अपना, अपनी, अपने। और एक साथ में देखो कि नीचे नोट लिखा हुआ है, नोट, इसमें लिखा हुआ है सभी पोसेसिव केस का अर्थ अपना, अपनी, अपने भी निकलता है। यानी कि जितने भी पोसेसिव केस के वर्ड्स हैं उन सब का अर्थ अपना, अपनी, अपने निकलेगा। इसलिए मैंने पहले माई में और योवर में, आवर में, सॉरी, माई में और आवर में तो देखो मैंने अपना, अपने, अपने लिख रखे हैं, लेकिन बाकी में नहीं लिख रखा। तो इसीलिए मैंने उसको नोट में लिख दिया कि भाई जितने भी पोसेसिव केस होते हैं उनका अर्थ अपना, अपनी, अपने भी निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट में पहला मैंने डाल रखा है। तो माई का अर्थ क्या हुआ? मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। योवर का अर्थ क्या हुआ? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। आवर का अर्थ क्या हुआ? हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने। दियर का अर्थ क्या हुआ? उनका, उनकी, उनके, अपना, अपनी, अपने। हर का क्या हुआ? उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने। हिज का, उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने। और इट्स का, इसका, इसकी, इसके, और अपना, अपनी, अपने, सबके साथ आएगा, ठीक है। अब इनका प्रयोग जब भी ये वर्ड आपको मिले तो इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम क्या कहें? यह मेरा स्कूल है, तो शब्द क्या बोला? मेरा। तो मेरा जो शब्द है वो मेरा शब्द किससे निकल के आ रहा है? माई से। तो हम उसको माई शब्द प्रयोग करेंगे। वह मेरी बहन है, तो वो मेरी बहन है, तो वो किससे निकल के आ रहा है? माई से, तो उसके लिए माई प्रयोग करेंगे। वह मेरे पापा हैं, तो शब्द यहाँ पे आ रहा है मेरे, तो उस मेरे शब्द के लिए क्या आएगा? माई आएगा। और वह अपना काम करता है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा। इसमें कंफ्यूजन कैसे होगा? क्योंकि मैंने सबके लिए बताया अपना, अपने, अपने, माई के लिए भी, योवर के लिए भी, आवर के लिए भी, दियर के लिए भी, हर के लिए भी, हिज के लिए भी, इट्स के लिए भी। अपना, अपनी तो सबके लिए आएगा। तो फिर जब अपना शब्द आए तो उसके लिए माई लगाएं, योवर लगाएं, आवर लगाएं, दियर लगाएं, आखिरकार क्या लगाएं? तो वो देखो, वो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा अगर अपना, अपनी शब्द आते हैं तो। जैसे कि मैंने क्या कहा? वह अपना काम करता है। मैंने बोला वह अपना काम करता है। अब अपना शब्द की इंग्लिश हमें ढूंढनी है, तो पहले इसमें यह सोचना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है वह, क्योंकि काम करने वाला कौन है? वह। अब ये देखना पड़ेगा वह तो लड़की के लिए भी आता है और लड़के के लिए भी आता है, तो ये वह लड़का है या फिर लड़की है। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? करता है, यानी कि वह अपना काम करता है। तो ये जो करता है शब्द जो आ रहा है, उस कर्ता शब्द के लिए हम मानेंगे कि वो लड़का है, और वो लड़का है तो सब्जेक्ट बनेगा ही। तो ही का पोसेसिव केस, क्योंकि ये सब सीरियल वाइज चल रहे हैं, सामने चल रहे हैं कि पोसेसिव केस आ रहा है, तो ही का पोसेसिव केस क्या है? इस टेबल में हम देख रहे हैं ही का पोसेसिव केस होगा हिज। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? अपना शब्द के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस तरीके से अगर अपना, अपनी, अपने शब्द आ जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या है, और जो भी सब्जेक्ट अगर आ जाता है आपका, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? उसका पोसेसिव केस लगाना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से जो ऊपर वाला आ जाए, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसमें तो सीधा सीधा रटा, मतलब जो हमने याद कर रखा वो हमें पता ही है। जैसे कि मैं उनके घर नहीं जाता, ठीक है ना, मैं उनके घर नहीं जाता। तो ये उनके शब्द किस में आ रहा है? ये उनके शब्द आ रहा है दियर में, लिखा हुआ है दियर में, उनका, उनकी, उनके। तो मैं उनके घर नहीं जाता, उनके लिए हमें सीधा सा पता चल गया क्या लगाना, हमें दियर लगाना है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब अपना, अपनी, अपने आएगा तब हमें सोचना पड़ेगा, इस पूरी कॉलम में, पोसेसिव केस वाला जो पूरा कॉलम है, इसमें से सोचना पड़ेगा कौन सा वर्ड निकल के आएगा। जैसे कि मैं
अपने भाई के घर नहीं जाता, मैं अपने भाई के घर नहीं जाता, तो अब अपने शब्द के लिए क्या लगाएं? तो भाई अपना अपनी अपने तो है, वो सबके लिए आता है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं है, और मैं क्या होता है? आई होता है। तो आई का पॉसेसिव केस क्या बनेगा? माई। तो इस अपने शब्द के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? माई शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने की जरूरत है। तो यहां पर अगर हम बात करें पॉसेसिव केस की, तो यहाँ पे पॉसेसिव केस में काफ़ी वर्ड्स हैं। ये देखो, माई हो गया, योवर हो गया, आवर हो गया, दियर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, इट्स हो गया। तो ये पॉसेसिव केस हैं सारे के सारे। और ये जो जितने भी पॉसेसिव केस हैं, इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका जो मीनिंग निकलता है वो दिखा रखा है, और साथ में इनका अपना अपनी अपने के रूप में भी इनका अर्थ निकलता है, जो कि आपको सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा, उस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पॉसेसिव केस लगाना है। अब हम चले जाते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है पॉसेसिव केस में। पॉसेसिव केस में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वर्ड है माई, योर, आवर, दियर, हर, हिज, इट्स, ये अकेले नहीं आते। ये ध्यान रखने की बात है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते अकेला माई, इनके साथ नाउन आता है। नाउन कैसे? जैसे कि आप कहोगे यह मेरा स्कूल है, तो यह मेरा स्कूल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सेंटेंस अगर बनाए हम, तो इसका सेंटेंस बनेगा दिस इज माई स्कूल। तो माई के बाद क्या शब्द आया है? स्कूल। तो स्कूल क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो यानी कि ये जो पॉसेसिव केस आते हैं अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई क्या होता है? नाउन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि उसका भाई यहां नहीं आता है, तो उसका भाई यहां नहीं आता, इसका अगर सेंटेंस हम बनाएं, तो अगर लड़की है तो हम बोलेंगे हर ब्रदर डज नॉट कम हियर। तो हर के बाद क्या लिखा हमने? ब्रदर। तो ब्रदर क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया। और अगर लड़का है तो क्या बोलेंगे? हिज ब्रदर डज नॉट कम हियर, उसका भाई यहां नहीं आता। तो हिज के बाद में क्या आ गया? आपका ब्रदर शब्द है। तो ये जो ब्रदर, यानी कि इनके साथ जो वर्ड आएगा वो नाउन जरूर आएगा, ये अकेले कभी नहीं आते। हिज, हर, दियर, आवर, योवर, माई, इट्स, हिज, ये अकेले कभी नहीं आते। कुछ एक दो वर्ड हैं ऐसे जो अकेले आ जाते हैं, लेकिन उसका टॉपिक हम अलग से बनाएंगे और उसको अलग से समझेंगे कि वो अलग से कैसे आ जाते हैं और दूसरे वर्ड्स अकेले कैसे आते हैं। जैसे कि माई है, अगर माई को अकेले को लिखना है, माई को अकेले को लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइन लिखना पड़ेगा। माई नहीं लिख सकते आप, माइन लिखना पड़ेगा। अब वो माइन कैसे लिखें? छोटा सा एग्जांपल अगर दूं भी मैं, तो जैसे कि एक तो बोलते हैं यह मेरा पेन है, तो मेरा के बाद क्या आ रहा है? पेन। तो हम बोलेंगे दिस इज माई पेन। तो माई के बाद नाउन हो गया पेन। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा घुमा के बोला जाए सेंटेंस को, यह पेन मेरा है, तो मेरा जो शब्द है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है मेरा, मेरा जो शब्द आया है वो मेरा, अगर मैं बोल रहा हूं यह पेन मेरा है, तो मेरा अकेला आ रहा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा है। तो इसके साथ अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो मेरा फिर माई नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? दिस पेन इज माइन, यानी कि दिस पेन इज माइन। तो ये माई क्या बन गया? माइन बन गया। यानी कि अगर इनके साथ अगर नाउन नहीं आएगा तो ये वर्ड बदल जाते हैं। जैसे कि माई का तो हो जाता है माइन, योवर का हो जाता है योर्स, योवर का हो जाता है योर्स, एस जुड़ जाता है, आवर का आर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दियर का है देयर्स हो जाता है, हर का हर ही रहता है, हिज का हिज ही रहता है, इट्स का इट का जो है वो इट्स हो जाता है, इट्स का इट्स ही रहता है। तो ये मतलब इस तरीके से इनको आपको क्या करना पड़ेगा? हर का हर एस लगाना पड़ता है। ये देखो दियर में क्या लगाया हमने? दियर्स। आर में क्या लगाया? आर्स। योर में क्या लगाया? योर्स। और हर में क्या लगाया? हर्स। और हिज में कुछ भी नहीं जुड़ता क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है, और इट्स में कुछ नहीं जुड़ता क्योंकि इसमें भी पहले से एस लगा हुआ है। तो इसको टॉपिक को हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे अलग से। फिर आ जाता है रिफ्लेक्सिव केस में। तो रिफ्लेक्सिव केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ वर्ड है माई सेल्फ, योवर सेल्फ, योवर सेल्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्स। सॉरी, यहाँ पे जो वर्ड है आवर सेल्फ, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ये आवर सेल्फ नहीं आएगा, इसको मैं कलर कर देता हूँ इसके ऊपर, ये वर्ड नहीं आएगा, ये गलती से लगा दिया मैंने कि यहाँ पे आवर सेल्फ पे मैंने कलर कर दिया है। ठीक है, तो ये आवर सेल्फ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
योवरसेल्फ और योवरसेल्फ जरूर आएगा, लेकिन आवरसेल्फ नहीं आएगा, आवरसेल्फ आएगा, देमसेल्फ आएगा, हरसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा और इटसेल्फ आएगा। तो इस रिफ्लेक्सिव केस में एक बात ध्यान देने की है कि जो रिफ्लेक्सिव केस है इसमें जो सिंगुलर है, एक वचन है, उसमें आपका सेल्फ जुड़ा हुआ है। जैसे माई है तो माई में क्या जुड़ा हुआ है, माई सेल्फ। हर है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हर सेल्फ। हिम में हिम सेल्फ, इट्स में इट्स सेल्फ, देम में देम सेल्फ, सॉरी देम सेल्स हो रहा है, और आवर में आवर सेल्स हो रहा है, और योवर में तो दोनों ही हो रहे हैं, सेल्फ और सेल्स। क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी माना जा सकता है और प्लूरल भी, अगर सोचें तो। जैसे अगर हम एक लड़के के लिए कहें तो योवर सेल्फ बोलेंगे, और एक से ज़्यादा के लिए बोलेंगे तो योवर सेल्स बोलेंगे। ऐसे ही जो आवर सेल्फ है वो हम एक से ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उसमें आवर सेल्स आता है। और दे है, दैम बनेगा उससे, वो दैम सेल्स बनेगा क्योंकि वो भी एक से ज़्यादा होता है। तो अगर एक से ज़्यादा होते हैं तब तो उसमें सेल्स जोड़ा जाता है, और सिंगुलर होता है, सिंगल होता है, एक होता है, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, सेल्फ जोड़ा जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में नोट में लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस में अगर हम बात करें तो इनके मीनिंग क्या निकलेंगे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नोट में लिख दिया इनका जगह, इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे क्रमशः शब्द लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, रिफ्लेक्सिव केस में क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी पहले नंबर पे जो आएगा उसका पहले अर्थ निकलेगा, दूसरे नंबर का है वो दूसरे का अर्थ निकलेगा, तीसरा है वो तीसरे का अर्थ निकलेगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे स्वयं का, तुम्हारे स्वयं का, हमारे स्वयं का, उनके स्वयं का, उसके स्वयं का, इसके स्वयं का अर्थ निकलता है। यानी कि जो पहला माई सेल्फ है उसका अर्थ निकलेगा मेरे स्वयं का, दूसरा है योवर सेल्फ या योवर सेल्स, उसका अर्थ निकलेगा तुम्हारे स्वयं का, फिर आवर सेल्स तो उसका अर्थ निकलेगा हमारे स्वयं का, फिर आएगा देम सेल्स, उसका अर्थ निकलेगा उनके स्वयं का, फिर उसके बाद में हर सेल्फ और हिम सेल्फ का तो दोनों का एक ही निकलेगा, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था लड़का और लड़की के लिए ही प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ निकलेगा उसके स्वयं का, और लास्ट में हो गया इट सेल्फ, इसका अर्थ निकलेगा इसके स्वयं का। और फिर तीसरे पॉइंट में बता रखा है जो ये योवर सेल्फ और योवर सेल्स होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से यूज होते हैं। क्योंकि अगर सिंगुलर होगा, आप एक जने के लिए बोल रहे हैं कि ये उसके स्वयं का, ठीक है, तो उसके लिए तो आप योवर सेल्फ लगाएंगे। एक से ज़्यादा के लिए बोलेंगे इसी वर्ड को, तो आपको सेल्फ की जगह क्या जोड़ना पड़ेगा, सेल्स जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मीनिंग है वो आपके कंप्लीट होते हैं। ये प्रोनाउन चार्ट बोला जाता है, और ये प्रोनाउन चार्ट जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है सेंटेंसेस बनाने में। तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है और समझना है, क्योंकि ये जो वर्ड हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे अगर याद नहीं होते तो ये मान लो कि आपके इंग्लिश लिखने की, सेंटेंस लिखने की जो शुरुआत भी होगी वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, और आपकी जो नोटबुक है उसमें राइट भी करना है, और नोटबुक 2 डालनी है, समझ रहे हो मेरी बात। नोटबुक आपको कितनी डालनी है, 2 डालनी है। वो 2 किस लिए डालनी है कि जैसे फ्राइडे को आपकी नोटबुक ले ली जाएगी आपसे, और वो फिर 6 दिन के अंदर अंदर चेक करके आपको वापस अगले फ्राइडे को क्या कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। तब तक आप काम किस में करोगे, तब तक आपको काम क्या करना है, दूसरी नोटबुक में करना है। अब जब तक दूसरी नोटबुक जिस फ्राइडे को होगा, उस फ्राइडे को आपको वो नोटबुक ले ली जाएगी आपसे दूसरी, और पहले वाली आपको दे दी जाएगी। तो काम आपका चलता रहेगा, और आपके साथ साथ नोटबुक भी क्या होती रहेगी, चेक होती रहेंगी। और हर सैटरडे को जितना भी पढ़ा दिया जाएगा उसका क्या होगा, पेपर होगा। तो ये बताने की ज़रूरत ना हो कि भाई पेपर कब होगा, कैसे होगा, हर सैटरडे को आपका पेपर होगा, और उसमें आपको क्या करा जाएगा, पेपर व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा पेपर, उसको आपको देख के एक पेज पे उस पेपर को उतारना है, फिर उसके आंसर लिखने हैं, और फिर फोटो खींच के व्हाट्सएप पे आपको रिटर्न भेज देना है। फिर उसको हम चेक करके मार्किंग कर देंगे कि कितने नंबर आपके बने हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इंग्लिश में इतना ही है, और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, क्योंकि पीछे काफ़ी पढ़ाई का लॉस हो चुका है। और अगर आप अब लापरवाही बरतोगे तो ये मान लीजिए कि आपके फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे एक शब्द लिखना है डाउट, DOUBT डाउट, और उसके सामने इंग्लिश में डाउट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट लिख दें, मैथ है तो मैथ लिख दें, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश मैथ जितने भी हैं वो सब्जेक्ट लिख दें, और फिर आपके पास कॉल आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार आपको क्या डाउट है, फिर आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके बाय।